सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है यस बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि यस बैंक एक प्राइवेट बैंक है। एक टाइम पे यस बैंक पे हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स देखने को मिले थे, जिस वजह से यस बैंक के फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा खराब हुए थे। लॉस में भी लगातार ये बैंक आपको रहता हुआ दिखा था। फिर गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि इस बैंक को बचाना है, तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, बंधन बैंक, ये सारे बड़े बड़े बैंक्स ने इन्वेस्ट किया था यस बैंक में। जिसके बाद यस बैंक का प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम देखें तो काफ़ी बेटर है। अब तो प्रॉफिटेबल भी है, पहले जितना प्रॉफिट तो नहीं कर पा रही है बट हाँ प्रॉफिटेबल है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी हैं। अब ये बेटर सिचुएशंस के बाद गवर्नमेंट का जो प्रेजेंस है यस बैंक में वो कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन यस बैंक में आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि यस बैंक था काफ़ी ज़्यादा फोकस में क्यों था? क्योंकि दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर ये सुनने को मिल रही है कि सुमितोमो ऑफ जापान ने यस बैंक का 20% स्टेक एक्वायर किया है, जिसका कंप्लीट वैल्यू जो बनता है वो 13,483 करोड़ रुपए है। और ये जो 20% स्टेक उन्होंने एक्वायर किया है उसमें से 13.19% स्टेक तो SBI ने बेचा है, और उसका कितना वैल्यू है 8,889 करोड़। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि SBI सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रखी है यस बैंक के स्टेक में, क्योंकि SBI इस कंपनी का बोल सकते हैं मेजॉरिटी शेयर्स को ओन करती थी, जो नंबर था 23.97%। और SBI को ऑन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो SBI अगर लगभग 8% से ज़्यादा 13% से ज़्यादा स्टेक बेची है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अपने होल्डिंग्स के 50% से ज़्यादा स्टेक्स को डायलूट कर दिया है। तो इसका मतलब ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि वापस से यस बैंक जो है वो प्राइवेट हैंड में ही आपको जाती हुई देखने को मिलेगी। इस वजह से सुमितोमो ऑफ जापान ने 20% स्टेक एक्वायर किया और उसका एक मेजॉरिटी हिस्सा गवर्नमेंट की तरफ से निकला है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको क्या लगता है कि यस बैंक का फ्यूचर क्या देखने को मिलेगा, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। दोस्तों अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अगर दोस्तों बात करें CDSL की तो 52 वीक हाई से काफ़ी अच्छा खासा गिरावट आपको इसमें देखने को मिलेगा। गिरावट के नंबर को देखोगे तो वो करीब 40% के आसपास देखने को मिल रही है। अब ये 40% की गिरावट के बाद इन्वेस्टर्स नो डाउट परेशान तो हैं, बट मेनली वो लोग ज़्यादा परेशान हैं जिसने CDSL में टॉप लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि CDSL गिरी क्यों है, क्या रीज़न है। तो देखो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि मार्केट में हर सेक्टर का एक प्रॉपर टाइम होता है, वो टाइम में ही वो सेक्टर आपको अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करता हुआ दिखता है। तो CDSL है कैपिटल मार्केट से जुड़ी। इस कंपनी का मेनली जो बुल रन देखने को मिलेगा वो हमेशा आपको मार्केट के जो बुल रन फेज देखने को मिलते हैं उसी टाइम देखने को मिलेगी। और जब मार्केट में आपको करेक्शंस वाली फेज दिखती है तो इस कंपनी में भी सेम फेज दिखने को मिलता है। तो देखो दोस्तों, जब PNL कंपनी का देखेंगे आप तो 2021-22 में हमें रशिया यूक्रेन क्राइसिस देखने को मिला था। तो 2022 का फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए ठीक था, बट 2023 के फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ हमें एकदम देखने को नहीं मिली थी। सिर्फ 4 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ था और प्रॉफिट में तो हमें डी ग्रोथ देखने को मिली थी। और इस फेज़ में CDSL करीब आपको 50% तक गिरती हुई दिखी थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले CDSL ने लगभग 2 साल में 600% तक का रिटर्न बना कर दिया था। फिर जब तक रशिया यूक्रेन क्राइसिस मार्केट में दिखी तब तक CDSL में करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि उस टाइम
लोग डीमैट अकाउंट ज़्यादा खुला नहीं रहे थे, तो सीडीएसएल को उतने ज़्यादा वॉल्यूम्स एंड प्रॉफिट मिल नहीं पा रहे थे। इस वजह से नंबर्स कंपनी के ख़राब भी हमें देखने को मिले थे। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, मार्केट वापस से अपनी तेज़ी पे आई, तो सीडीएसएल के नंबर भी आप देखो काफ़ी शार्प ग्रो करते हुए नजर आए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर ग्रोथ देखोगे तो एक साल में कंपनी ने 46% की ग्रोथ दिखाई और दूसरे साल में कंपनी ने 33% की ग्रोथ दिखाई। और इस पीरियड में अगर देखोगे, लगभग 1.5 साल का पीरियड है ये, तो इस पीरियड में सीडीएसएल ने 250% के आसपास का रिटर्न दिया। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब मार्केट में एक बुल रन फेज चलता है तब सीडीएसएल के नंबर तेज़ी दिखाते हैं और वो फेज में सीडीएसएल के रिटर्न्स आपको अच्छे बनते हुए देखने को मिलते हैं। और वही पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर मार्केट का फेज़ ख़राब है, करेक्शंस वाली फेज़ है। इस वजह से नंबर्स आपको पिछले 2 क्वार्टर के अच्छे देखने को नहीं मिले हैं और इस वजह से सीडीएसएल भी करीब 40% के आसपास गिरती हुई दिखी है। तो देखो, बुल रन फेज़ हो या फिर बियर रन फेज़ हो, सबका एक लिमिटेड टाइम होता है और वो टाइम का आपको वेट करना है। अगर आप शॉर्ट सेलर हो तो आपको बियर रन का वेट करना है, क्योंकि मार्केट में जब बियर रन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी को लॉस होता है तो किसी को प्रॉफिट होता है, और मार्केट में जब बुल रन आता है तो किसी को प्रॉफिट होता है तो किसी को लॉस होता है। तो वही सारी चीज़ें आपको सीडीएसएल में देखनी है। और दोस्तों, अगर हम बात करें अभी रिसेंटली अप्रैल महीने में जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग हुई है, वो पहले के मुकाबले अगर देखोगे तो थोड़े से आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। क्योंकि Q1 में अगर देखें तो पहले के मुकाबले मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली है। वॉलेटिलिटी अभी भी है बट पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी के साथ डीमैट अकाउंट के ओपनिंग में भी आपको रिकवरी विटनेस करने को मिल सकती है। तो सीडीएसएल में जो ख़राब फेज़ था नंबर्स का, वो मेरे हिसाब से हो चुका है। अगर Q1 भी ख़राब रहता है तो बिल्कुल भी हैरान वाली बात होगी नहीं, बट मुझे लगता है कि Q2 से अगर मार्केट स्टेबल रहा तो कंपनी के जो नंबर्स हैं वो भी हमें थोड़ी रिकवर करते हुए देखने को मिलेंगे। तो एज ए सीडीएसएल इन्वेस्टर इन सारी चीज़ों को नोट कर लो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब केपीआई ग्रीन एनर्जी का मैनेजमेंट तो ये बोल दिया 2030 तक कंपनी हर साल अपने रेवेन्यू को 60% से ग्रो करती हुई दिख रही है। अब 60% से ग्रो करती हुई दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपनियों को एक्सपेंशन की ज़रूरत होगी, और एक्सपेंशन कंपनी काफ़ी अच्छा खासा कर भी रही है और काफ़ी सारी कंपनी के जो एसेट्स होते हैं पोर्टफोलियो में उसको एक्वायर भी कर रही है, ताकि जो कंपनी के ऑर्डर बुक है उसको कंपनी टाइम से या फिर उससे पहले एग्जीक्यूट करती हुई नजर आए। और दोस्तों फिलहाल इस कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट भी हमें देखने को मिला है। अनाउंसमेंट में दोस्तों ये है कि 14 मई को इस कंपनी ने अपना बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है, जिसमें कंपनी ऑडिटेड स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर पब्लिश करेगी और साथ में कंपनी कंसिडर करेगी फाइनल डिविडेंड भी। सो अगर आप केपीआई ग्रीन के इन्वेस्टर हैं तो फाइनल डिविडेंड आपको मिलता हुआ दिख सकता है 14 मई को, जिस दिन कंपनी के Q4 के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो दोस्तों, पिछले 1 साल का सिनेरियो अगर इसका देखें तो इसका भी ख़राब है। पिछले 1 साल में 44% के आसपास की गिरावट है, बट इसके भी नंबर्स अगर देखें तो कंसिस्टेंट अच्छे ही हमें देखने को मिल रहे हैं। छोटी कंपनी है, रिस्क ज़्यादा है, बट कंसिस्टेंसी अगर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात रहती है उनके लिए जो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप इन सारी चीज़ों के बाद खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब कंपनी अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करेगी तो उसके साथ कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें देखने को मिलेंगे। कब का? 2025 के फाइनेंशियल ईयर का। जिसको देखने के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जो कैश फ्लो शो किया था उसमें कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेगेटिव नंबर मेंशन था, जो कि होना नहीं चाहिए। अब ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नंबर रहता है 102, 159, -57, तो ये सभी फिगर्स करोड़ में है, ठीक है। और इसको आपको कंपैरिजन करना है पूरे साल के प्रॉफिट से। पूरे साल के प्रॉफिट के आसपास है तो ठीक है, अगर कम है तो नेगेटिव बात है। 2024 में कंपनी ने नेगेटिव 57 करोड़ रुपए शो किया था अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, बट 2024 के फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट कितना कंपनी का था? तो वो था करीब 162 करोड़। इतना कंपनी के पास पॉजिटिव नंबर होने चाहिए थे, बट इतना था नहीं। क्यों नहीं था भाई? क्योंकि कंपनी ने जितना प्रॉफिट जनरेट किया था उससे बोल सकते हैं ज़्यादा बड़ा नंबर कंपनी का रिसीवेबल्स में है, यानी कि बोल सकते हैं जो पेमेंट आना बाकी है, उधार जो बोलते हैं। तो उन सारी चीज़ों को अगर 2025 के फाइनेंशियल ईयर में हम सुधरते हुए देखें तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात होगी। और अच्छी बात इसलिए होगी क्योंकि अगर रिसीवेबल्स के तौर पर कंपनी का नंबर लगातार बढ़ता हुआ दिखे तो उस केस में क्या है कि कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए, यानी कि जो डे टू डे कंपनी का खर्चा होता है उसको चलाने के लिए कंपनी को डेट की तरफ शिफ्ट होना पड़ सकता है।
और 2025 के फर्स्ट हाफ में तो कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया था। 2024 में कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा था जब कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेगेटिव नंबर थी, जो कि मैंने बताया अभी आपको। तो देखते हैं कि 2025 का पूरा जो डेटा आएगा उसमें कंपनी इस चीज़ को कितने अच्छी तरह से रिकवर करती हुई दिखी है या फिर नंबर ऐसे ही हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों वी-मार्ट रिटेल। रिसेंटली Q4 के अर्निंग्स हमें देखने को मिले इनकी तरफ से और बोनस की अनाउंसमेंट भी देखने को मिली। अगर बोनस की बात करें तो 3:1 के रेशियो में बोनस हमें देखने को मिला, यानी कि हर एक शेयर के बदले कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर दे रही है बोनस के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी अपडेट है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।